नमस्कार दोस्तों, कैसे आज सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है द एनर्जी इक्वेशन। काफ़ी क्रिशियल टॉपिक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, लेट अस हैव अ क्विक ग्लैंस। वी विल सी एनर्जी इक्वेशंस। एनर्जी इक्वेशंस क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन क्या होती है और आइडियल केस क्या होता है फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन के लिए, वॉन डेर वाल गैस का केस क्या होता है फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन के लिए, वो हम जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमें कवर करनी है। और फिर वी विल हैव एट लास्ट सेकंड एनर्जी इक्वेशन। तो सेकंड एनर्जी इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक द एनर्जी इक्वेशन। तो देखो एनर्जी इक्वेशन सिंपली है। देखो थर्मल फिजिक्स में ना जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास है, हाउ इट वेरीज विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो कुछ इक्वेशन वगैरह है कि यहाँ कुछ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स होंगे। और हाउ इंटरनल एनर्जी वेरीज विद प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये जो होगा ना, यही हमारे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन होती है और ये होती है हमारे पास सेकंड एनर्जी इक्वेशंस। तो एनर्जी इक्वेशंस क्या, थर्मोडाइनमिक रिलेशंस है जो एक्सप्रेस करती है डिपेंडेंस, किसकी डिपेंडेंस, इंटरनल एनर्जी की, वॉल्यूम पर या प्रेशर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया। जब इंटरनल एनर्जी का हम देखते हैं हाउ इट वेरीज विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। एंड हाउ वॉल्यूम वेरीज विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सेकंड एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हम फर्स्ट लॉ से जानते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये होता है। मैं सेकंड लॉ भी यदि इसमें लिखो थर्मोडायनेमिक्स का, तो मेरे पास क्या आएगा, ये फॉर्म बनेगी, ये रिलेशन मेरे पास आ गई। तो इंटरनल एनर्जी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, क्या, TdS माइनस के PdV। समझ में आया। ठीक है, ये आ गया। नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई DV से दोनों साइड डिवाइड करना है, कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, और DV से दोनों साइड डिवाइड करना है। तो देखो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, तो मेरे पास आएगा डेल यू अपॉन में डेल वी, है ना। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और ये डेल एस अपॉन में डेल वी, ठीक है ना, माइनस के P। तो ये टर्म मेरे पास बनेगी। समझ में आया। तो व्हाट वी हैव डिवाइडेड थ्रू आउट बाई DV कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करेंगे मैक्सवेल रिलेशन का। तो देखो ये जो टर्म लिखी हुई है ना, ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, डेल एस अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो लिखा हुआ है। तो देखो स्पेशल तो मैं लिखूंगा प्रोग्राम ऑन टी, और ये क्या आ गया वी। तो मैं मैक्सवेल रिलेशन बना दी मैंने यहाँ पे। समझ में। ठीक है, तो मैं क्लॉकवाइज चलाऊँ तो पॉजिटिव साइन आ गया। तो मैंने मैक्सवेल रिलेशन को याद रखने का तरीका भी आपको बताया था। तो इस टर्म की जगह मेरे को क्या लिखना है, सिंपली डेल पी अपॉन में डेल टी लिखना है। देखो तो ये मेरे पास डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू माइनस पी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। तो यही क्या होती है मेरे पास, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन होती है। इट एक्सप्रेसेस द डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया। तो इंटरनल एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इसको हम थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सेम रिलेशन मेरे पास आएगा क्या, तो देखो मेरे पास क्या है, डेल पी अपॉन में डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्सपेंसिटिविटी इनटू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ये हमारे पास फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया भी है कैसे आता है। प्रीवियस लेक्चर्स आप कवर कर रहे होगे, देख रहे होगे, तो आप समझ सकते हो। ठीक है ना। तो सिंपली अल्फा इंटू टी लिख दो। देखो यहाँ पे तो मैंने अल्फा इंटू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी लिखा है ना, और पूरी इक्वेशन है इट इज है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी मेरे पास फर्स्ट फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन भी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, और अब मैं आपको बता देता हूँ, है ना, फिर से कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये कैसे लिखा है। तो देखो चेन रूल से मैंने बताया था, जैसे PVT सिस्टम यदि हम ले, तो जैसे मैं लिखूँ प्रेशर को मैं यदि डिफ्रेंशिएट करता हूँ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब वॉल्यूम ले लो, है ना, पहले प्रेशर लेता हूँ, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, फिर प्रेशर कॉन्स्टेंट रख दो। अब क्या बचा तीसरा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट कर दो किसके टर्म्स में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में, और हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यदि मैं दोनों साइड यहाँ पर क्या करता हूँ, है ना, ये मैं क्या करता हूँ, देखो इसको उधर लेके चला जाता हूँ, डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये माइनस साइन में इधर लेकर आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे वॉल्यूम के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। समझ में आ गई बात, ऊपर नीचे वॉल्यूम के मल्टीप्लाई किए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ET। ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। और ये मेरे पास क्या है, सॉरी प्लस आएगा, है ना।
ये क्या मेरे पास वॉल्यूम एक्सपेंसिटिविटी है ना, ये अल्फा आ गया, तो डेल पी अपॉन में डेल टी मेरे पास बन गया। ठीक है ना, समझ में। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में। तो हमने देखो अभी क्या देखा है, यदि आप ध्यान से देखो, हमने देखा हाउ इंटरनल एनर्जी वेरीज विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हमने निकाला, और उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अब देखना चाहता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों के साथ कैसे वेरी कर रही है। पहले क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, हमने वॉल्यूम के साथ वेरी करके देखा क्या चेंज आता है। अब मैं देखना चाहता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना। अब यहाँ पे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अब हमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना। ठीक है ना, लेट अस सी। तो देखो वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी, लेट अस कंसीडर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो चेंज मेरे पास क्या आएगा, डी यू। तो एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है ना, अब क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर दो एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन सब्सटीट्यूट करो। तो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इस वाले टर्म्स में। ठीक है, तो देखो ये टर्म एज इट इज आ गई मेरे पास, ये वाली टर्म भी एज इट इज है। ठीक है ना, और यही तो मेरे पास फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन थी, ये मैंने निकाली थी। समझ में आ गई बात। तो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, दिस एक्सप्रेशन रिलेट्स द चेंज, क्या चेंज हुआ है, यानी डी यू बता रहा है क्या चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी में ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो ये क्या डी टी, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, समझ में आया, एंड वॉल्यूम, ये क्या डी वी एंड ड्यू टू वॉल्यूम। समझ में आया। सो दिस इज व्हाट, ये हमसे एग्जाम में यदि पूछे एक्सप्रेशन क्या होगा इंटरनल एनर्जी का, जब वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के साथ वेरी करेगा इंटरनल एनर्जी, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में, यदि पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। अब बात करते हैं हम आइडियल गैस की। तो हम आइडियल गैस देखना चाहते हैं कि आइडियल गैस का केस क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन हमने पढ़ी है, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल पी अपॉन में डेल टी, है ना, ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमें देखना ये आइडियल गैस के लिए क्या आती है। तो आइडियल गैस हम जानते हैं क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, ये हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन होगी। तो मैं प्रेशर के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखनी है, और प्रेशर को डिफरेंशिएशन कर दो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो देखो मैं प्रेशर को वैसे तो लिख सकता हूँ एन आर टी अपॉन में वी, है ना, तो उसको मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करूँगा कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मेरे पास कितना आ गया, एन आर अपॉन में वी, ये टर्म पूरी कांस्टेंट आ गई ना। ठीक है, तो उठा के क्या करना है आपको, उठा के यहाँ पे रख दो। तो डेल यू अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर अपॉन में वी। देखो ये टर्म लिख दी ना, समझ में आया, एन आर अपॉन में वी, और ये माइनस के पी। कोई डाउट है। अब ये एन आर टी बना है ना, देखो यहाँ पे भी अब एन आर टी बन गया, एन आर टी को, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो एन आर टी बना, अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन आर टी अपॉन में वी, और पी वैसे एन आर टी अपॉन में वी, तो है ये यहाँ से मैंने निकाला, तो टर्म पूरे जीरो आ गई। तो कह सकते हैं हम कि मेरे पास आइडियल गैस के लिए ना, आइडियल गैस के लिए क्या आया, आइडियल गैस के लिए जो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है ना, वो जीरो आई है ना, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन क्या आई है, जीरो आई है। समझ में आया, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। समझ में आया, आइडियल गैस के लिए, यानी यदि मैं टेम्परेचर को क्या रखूं, कांस्टेंट रख दूं और वॉल्यूम चेंज करूं, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम जूल्स लॉ बोलते हैं। समझ में आया, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं। तो इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ कहा जाता है, जो क्या कहता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना आइडियल गैस की, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं कर रही है वॉल्यूम पर निर्भर। समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट है। आइडियल गैस का केस है हमारे पास है। प्रेशर का भी देख रहा हूँ, यदि मुझे प्रेशर पर कैसे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करें, तो डेल मैं कैसे लिख सकता हूँ, चेन रूल की मदद से। देखो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये वॉल्यूम अपॉन में पी। समझ में आया, देखो डेल वी से डेल वी कट जाएगा मेरे पास, सिंपली वैसे कटता नहीं है, मैं मैथमेटिक वैसे बता रहा हूँ आपको, है ना, मतलब डिफरेंशिएशंस जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल ये मेरे पास क्या बन गया, डेल यू अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम में तो हमने देखा जीरो आ रहा है। तो आइडियल गैस का यदि मुझे निकालना हो, तो आइडियल गैस के लिए टर्म तो जीरो आ रही है, हमने अभी देखा, तो ये भी जीरो आ रहा है। समझ में आया, तो इंटरनल एनर्जी जो है ना आइडियल गैस की, वो भी इंडिपेंडेंट है प्रेशर पे, यानी ना वो वॉल्यूम पर निर्भर करिए। अब देखो हमने वॉल्यूम बढ़ाई, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, जीरो। हमने प्रेशर में चेंज करा, देखा इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया, जीरो, आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। समझ में आया, तो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। तो आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ठीक है, वॉल्यूम पर और प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। समझ में आया। अब देखते हैं किसका केस, वोन डेर वाल गैस का केस देखते हैं। ठीक है,
तो वंडर वॉल गैस में हम जानते हैं P इज इक्वल टू AN² अपॉन में V², V माइनस NB इज इक्वल टू nRT. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वंडर वॉल गैस इक्वेशन. सो वंडर वॉल गैस इक्वेशन इज द बेस्ट एग्जांपल टू डिस्कस रियल गैसेस. तो ये रियल गैसेस है ना. अब मैं प्रेशर निकालता हूँ मैं यहाँ से. देखो प्रेशर कैसे निकालूंगा. देखो ये टर्म तो प्रोडक्ट में उधर जाके क्या हो जाएगा, nRT अपॉन में नीचे चला गया, और ये टर्म प्लस में थी तो उधर जाके माइनस होगी. ठीक है, समझ में आया. तो एक्चुअली में हमारे पास क्या, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. वो क्या है, टी डेल पी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू में माइनस प्रेशर. ये है. तो मुझे प्रेशर का डिफरेंशिएशन चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो मैं देखो यहाँ पे करूँगा जब डेल पी अपॉन में डेल टू, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है. देखो ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट है, ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना. वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है, एन एन बी भी कांस्टेंट, तो सिंपली एन आर अपॉन में वी माइनस के एन बी बचेगा. समझ में. तो वही मैं यदि यहाँ पे रख दूँ टी, और ये एन आर है ना अपॉन में वी माइनस के एन बी. ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर. ठीक है ना, कोई डाउट है, समझ में. तो अब मैं यहाँ से देखो क्या है, कुछ नहीं करना. देखो एन आर टी अपॉन में V माइनस के एन बी. प्रेशर की वैल्यू ऑफ वंडर वॉल गैस से जब निकालोगे, ये रख दो यहाँ पर, जब रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन में V माइनस के एन बी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा AN² अपॉन में V². ये टर्म कट गया. तो मेरे पास सिंपली क्या बचा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज N² A² V². समझ में आया. तो ये वाली टर्म आई है. तो ये टर्म क्या, देखो प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ सकता है, प्रेशर प्लस क्या है, प्रेशर. तो ये प्रेशर ही तो है, तो यही टर्म आई है. तो एक्चुअली में ये प्रेशर को डिफाइन कर रही है. तो ये क्या, को प्रेशर है. समझ में आया, को प्रेशर है विच अराइजेज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. क्या है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. जो जो हमारे पास गैस है ना, तो जो गैस के बीच में जो फोर्सेज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जो प्रेशर उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं N² अपॉन में V². समझ में आया. तो ये को प्रेशर है, ध्यान रखना. क्या है, को प्रेशर. ये किसकी वजह से जनरेट हुआ, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अंदर जो गैसेस के फोर्सेस लगा रहे हैं पार्टिकल्स, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगा. ठीक है ना, समझ में आ गई बात. अब ये जो जीरो आया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारे आइडियल गैस के लिए तो नहीं किया ना हमने, किसके लिए क्या है, वंडर वॉल गैस, या मैं कहूँ रियल गैस. तो हमने देखा रियल गैस के लिए ये टर्म आई है. तो इसका मतलब है ये तो भाई वॉल्यूम जैसे चेंज की, तो इंटरनल एनर्जी में कुछ तो चेंज आया है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे. तो इसका मतलब हुआ रियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो ये है. अब देखो ध्यान से कैसे डिपेंड करती है, लेट अस सी. तो हम इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कंसीडर करेंगे. भाई वॉल्यूम, आइडियल गैस के केस में तो इंटरनल एनर्जी वाज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लेकिन हमने देखा वंडर वॉल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो. सो लेट अस सी हाउ द चेंज इज देयर, है ना. कैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम से दोनों से चेंज आ रहा है. समझ में आया. अभी तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सिर्फ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करके देखा था, तो वॉल्यूम से क्या चेंज आ रहा है मिल गया. हम देखते हैं दोनों से क्या चेंज आएगा. तो चेंज क्या लिखेंगे, तो ये आएगा डेल यू अपॉन में डेल टी, है ना, डी टी प्लस डेल यू अपॉन में डेल वी. टेम्परेचर इज कांस्टेंट टी वी. ठीक है ना, समझ में आया. इसको मैं देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देखो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, CV dt. यदि मैं खाली CV लिख रहा हूँ तो ये हीट कैपेसिटी है. यदि मैं N भी लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो ताकि इसका मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स लिए ना, तो उस केस में इसको मैं मोलर हीट कैपेसिटी बोलूँगा, ध्यान रखना. यदि मैं यहाँ N नहीं लिखूंगा तो ये हीट कैपेसिटी होगा. यदि N भी लिख रहा हूँ तो उस केस में CV क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी. समझ में आया. यही तो टर्म हमने निकाली है. ये क्या निकाली है, N² A अपॉन में V². समझ में आया. और dV. तो ये चेंज आ गया हमारे पास कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा रियल गैस के लिए. ठीक है, तो हम चेंज भी निकाल सकते हैं. तो ये मैं निकाल सकता हूँ डेल यू इज इक्वल टू, है ना, तो इंटीग्रेशन यदि मैं करूँ dt, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर. CV को हमने मान लिया इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं कर रहा. तो N² A, और ये क्या आ जाएगा, V² dV, है ना, और ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, क्या V1 V2 जैसे भी आपको मान रहा है. तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया, NCV, और ये TF माइनस के टी है, या T2 माइनस कैसे भी कर लो, और ये N² A. तो 1/V² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/V. समझ में आया. तो हम इसको लिख सकते हैं. तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देखो चेंज टेम्परेचर में हुआ और यहाँ चेंज किस में हुआ, वॉल्यूम में हो गया. तो दोनों ले लिया हमने. समझ में आया. तो डिपेंडेंस है इंटरनल एनर्जी ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वंडर वॉल गैस के लिए. ठीक है ना, समझ में आया.
आइडियल गैस के केस में तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा था तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी ना। जब मैं यहाँ से आइडियल गैस का केस लिखने लगूँ ना तो आइडियल गैस का केस तो सिंपली यही लिख पाऊंगा मैं, है ना, समझ में आया। यही तो आइडियल गैस का केस तो ये आएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करी थी, तो ये आइडियल गैस का केस लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। लेकिन हमने तो रियल गैस में तो ये आया, क्योंकि आइडियल गैस के केस में टर्म तो नहीं आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया। अच्छा, अब नाउ लेट अस सी ऑन प्रेशर, हाउ इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। तो देखो तो निकाल सकते हैं डेल यू अपॉन में डेल पी, चेन रूल से। रियल गैस के लिए मैं देखना चाहता हूँ, है ना, समझ में आया। तो हमने जब आइडियल गैस के लिए प्रेशर पर डिपेंडेंस देखी थी इंटरनल एनर्जी की, वो भी जीरो आई थी। अब लेट अस सी क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो देखो डेल यू अपॉन में मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और डेल वी अपॉन में, ठीक है यार। तो देखो ये टर्म जीरो तो नहीं आई है, सीधी सी बात है। क्या ये टर्म जीरो आई है, नहीं है, कुछ आई है ये टर्म, है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। तो वो टर्म आई कितनी है, हमने निकाल लिया एन स्क्वायर ए अपॉन में वी स्क्वायर निकाल लिया, सीधी सी बात है ना, कोई डाउट है। तो ये है, तो ये हमने निकाला है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ है, अब यदि आप ध्यान से देखो ना, ये टर्म मैं आइडियल गैस के लिए निकाल सकता हूँ। डेल प्रेशर को देख लो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर उठाकर यहाँ पे रख देते हैं तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। तो इससे तो पता चलता है कि भाई वॉल्यूम जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है रियल गैस के लिए, या मैं कहूँ वंडरवॉल गैस के लिए, और वो प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। समझ में आया। तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर, या मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर रियल गैस, किसके लिए, रियल गैस के लिए। लेकिन आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करती है इंटरनल एनर्जी। समझ में आया। अब देखो तो एक वंडरवॉल गैस के लिए मैं निकाल सकता हूँ ये वाली टर्म, है ना, क्योंकि ये तो मैंने अभी निकाली है एन स्क्वायर वी स्क्वायर, तो आप निकाल सकते हो। देखो लेट अस सी, भाई कभी ये जीरो तो नहीं आ जाए, है ना। लेट अस सी, देखो प्रेशर क्या होगा वंडरवॉल गैस के लिए, ये हो गया, मैंने ऊपर भी आपको बताया था निकाल के। तो प्रेशर को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो इसको जब मैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखो एनआरटी तो कॉमन और ये वी माइनस एन भी है ना। तो एक तरीके से 1/x की तरह काम करेगा, यानी -1/x स्क्वायर आएगा, डिफ्रेंशिएशन माइनस वी माइनस एन बी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा देखो -2 होगा तो +2 एन स्क्वायर वी अपॉन में क्यू। समझ में आ गया, ये आ गया, कुछ नहीं करना, कोस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, है ना, एलसीएम ले लिया। तो नीचे देखो क्या आ गया मेरे पास, सिंपली एलसीएम लेके लिखा है और कुछ नहीं है। समझ में आया। तो वही क्या है, देखो अब इसको उल्टा करके यदि मैं लिखूँ, देखो क्या लिखा है, एन स्क्वायर ए अपॉन में वी स्क्वायर। तो डेल पी अपॉन डेल वी निकाला है तो उल्टा कर दो, क्योंकि मुझे डेल वी अपॉन डेल पी चाहिए। तो ये वी क्यूब अपॉन में वी माइनस के एन बी स्क्वायर, और ये सिंपली क्या आ जाएगा 2 एन स्क्वायर ए वी माइनस के एन बी स्क्वायर माइनस के एन आर टी वी क्यूब। सिंपली वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये अब देखो ये एक वी बचेगा यहाँ पे, बस एन स्क्वायर ए वी पूरी टर्म है जी, यानी जीरो तो नहीं आई है, तो हमने निकाल ही लिया कि प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा है। समझ में। तो ये हमने यहाँ से समझा, ठीक है ना। तो जो इंटरनल एनर्जी है रियल गैस के लिए या वंडरवॉल गैस के लिए, वो प्रेशर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। समझ में आया, ठीक है। तो रियल गैस के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर। तो इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर। और मैं यदि आइडियल गैस के लिए बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी इज़ अ जस्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कोई डाउट है, ये आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट एनर्जी केस का, हमने सबको फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन में बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। अब लेट अस से सेकंड एनर्जी इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन क्या थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आएगा, ठीक है। कोई डाउट है। तो ये जो मैंने निकाला है ना, एक्चुअली में ये सेकंड एनर्जी इक्वेशन ही है, ठीक है ना। आइडियल गैस के लिए नहीं, किसके लिए, रियल गैस के लिए। समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सेपरेटली आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर कुछ टॉपिक ना फिर ओवरलैप होते हैं। अब देखो कैसे, सिंपली हम जानते हैं, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू TdS माइनस के PdV। अब क्या कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई DP के थ्रू आउट डिवाइड करो और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखो। तो देखो क्या लिखूंगा, डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब की बार चेंज इन एंट्रोपी रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था DP। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस के P चेंज इन इंटरनल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रेशर है इंटरनल है, वो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या, तो मेरे पास टर्म की क्या आई है, डेल यू अपॉन में डेल पी। हमने डिवाइड किया, डिफ्रेंशिएशन नहीं किया हुआ, ध्यान रखना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई DP, डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। ये मेरे पास क्या आएगा, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन आफ्टर डिवाइडिंग। ये मेरे पास T माइनस के P डेल वी अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर।
ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डेल एस अपॉन में डेल पी है ना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी और यहाँ क्या आएगा वी, यानी डेल वी अपॉन में डेल टी आएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो एंटी क्लॉकवाइज चला था तो माइनस साइन आ गया। तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, तो देखो डेल वी अपॉन में डेल टी मैंने लिख दिया, ठीक है ना, माइनस टी, और ये सेम है। इसी को हम बोलते हैं सेकंड एनर्जी इक्वेशन। ये क्या है, सेकंड, ठीक है ना, एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हमने सेकंड एनर्जी इक्वेशन में देखा आइडियल गैस के केस में हमने निकाला है ना, आइडियल गैस के केस में हमने क्या निकाला था, डेल यू अपॉन में डेल पी टी इज इक्वल टू 0 आया, आइडियल गैस का केस, ठीक है, समझ में, ध्यान रखना। और हमने रियल गैस के केस में भी इसको मैं ऑलरेडी आपको हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, डेल यू अपॉन में डेल पी, है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कुछ वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आया। तो वो ये वैल्यू है, मैंने आपको बताया था, हमने सोल्व किया इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन से बेसिकली सब कुछ सोल्व किया जा सकता है। फिर भी सेकंड एनर्जी इक्वेशन को हम एक आइडियल फॉर्म में लिख के, तो ये हमारे पास सेकंड एनर्जी इक्वेशन आ गई। थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स के टर्म्स में लिख के, तो देखो वॉल्यूम एक्सपेंसिटिविटी लिख दिया मैंने, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा है, पी लिख दिया, नहीं तो पी भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन में डेल टी, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट्स व्हाई पी इज देयर, समझ में आया, ठीक है। बीटा देखो क्या है, -1 अपॉन वी डेल वी अपॉन में डेल टी। तो बीटा क्या होता है हमारे पास, यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, इट इज़ रेसिप्रोकल, है ना, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। देखो फ्रैक्शनल चेंज कितना आया है वॉल्यूम में प्रेशर अप्लाई करने से, है ना, समझ में आया। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये था हमारा सेकंड एनर्जी इक्वेशन। हम अब ये तो हमने सिंपली निकाला ही है ना। अब हम देखें बोथ प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, लेट अस सी इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, बोथ केस में कैसे वेरी करती है। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। और ये मेरे पास सेकंड एनर्जी इक्वेशन वाली टर्म, इसको उठा के मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, है ना। तो दिस क्लियरली शोज हाउ इंटरनल एनर्जी वेरीज विद बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर अ जनरल सिस्टम के लिए, ठीक है ना, समझ में। तो कोई भी जनरल सिस्टम होता है तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी जो वेरी करती है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों पर निर्भर करती है, ठीक है ना, समझ में। तो ये हमने देखा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।